गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। इससे पहले हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में उसकी रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं और हम डिफरेंट वाइब्रेशनल मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम आज कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज और वेव नंबर यूजिंग हुक्स लॉ। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी हुक्स लॉ ने कैलकुलेट की, इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी is given by 1 by 2 pi root of k by m1 m2 by m1 plus m2, जहाँ k फोर्स कांस्टेंट है और m1 m2 एटम्स के मास है इन ग्राम्स। इस एक्सप्रेशन को जो m1 m2 by m1 plus m2 है, that can be given as mu is reduced mass। तो इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं 1 by 2 pi root of k by mu। Now ये फ्रीक्वेंसी थी। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वेव नंबर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं और वेव नंबर का मतलब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं न्यू बार से। अब ये न्यू बार जो है that is equals to 1 by lambda and therefore this new bar is equals to nu by c। ये न्यू की वैल्यू हम इसमें से प्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन से और this new bar is equals to nu by c as lambda is equals to c by nu। एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस की हमने वैल्यू, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया that comes to 1 by 2 pi c root of k by mu, where c is velocity of light, k फोर्स कांस्टेंट है और mu जो है वो रिड्यूस्ड मास है। अगर c की वैल्यू हम लिख लें और pi की वैल्यू हम लिख लें, तो ये जो एक्सप्रेशन है न्यू बार that comes to 4.12 root of k by mu, राइट। इस एक्सप्रेशन से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम इस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, जहाँ k फोर्स कांस्टेंट है और इस फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिस्पेक्टिवली 5, 10, 15 into 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर है, राइट। सो इस एक्सप्रेशन से, इस हुक्स लॉ से कई सारी चीजें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारा वेव नंबर है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का, that is directly proportional to force constant and inversely proportional to reduced mass। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम इस तरीके से एनालाइज करें कि हम एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ के हिसाब से हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। देन दूसरी चीज जिसके ऊपर ये पोजीशन डिपेंड करती है वो है मासेस ऑफ एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड। हमने देखा रिड्यूस्ड मास के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा उतनी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखिए यहाँ जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी ज्यादा वेव नंबर होगा। और हमने कहा कि जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है उसी का मेजर है ये फोर्स कांस्टेंट। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हम देखें, k की वैल्यू देखें तो इट इज इंक्रीजिंग, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में,
और उसी तरीके से इंक्रीज हम देखते हैं वेव नंबर के ऊपर कि C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर जो वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है दैट कम्स टू 2150 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, डबल बॉन्ड के लिए 1650 और सिंगल बॉन्ड के लिए 1200, क्योंकि वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K या फोर्स कांस्टेंट या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। यानी कोई भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड N है, वो हायर वेव नंबर के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे बनस्पत की डबल बॉन्ड। दूसरी चीज मासेस ऑफ एटम्स, हमने देखा ये जो न्यू बार हमारे एक्सप्रेशन हुक्स लॉ के हिसाब से न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the masses of atoms, या हम कहें reduced mass, है ना। तो the lower the masses of atoms forming the single bond or lower the reduced mass of the system, higher is the stretching frequency, है ना। तो अगर हम ये देखें कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन, ऑक्सीजन Cl, अब यहाँ पर कार्बन टू कार्बन है, कार्बन टू ऑक्सीजन Cl, Br एंड I, हम देख रहे हैं कि ये जो मासेस हैं ऑक्सीजन Cl, Br, I बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये म्यू एक तरीके से ये इंक्रीजिंग म्यू है और डिक्रीजिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। 1200 जो एब्जॉर्ब कर रहा था Cc एब्जॉर्प्शन, 1100 CO एब्जॉर्प्शन, CCl comes at 750, CBr comes at 600, Ci comes at 500 and CH, जहाँ H is the lightest, तो इट एब्सॉर्ब्स एट 3000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। तो जैसे जैसे हमने देखा कि रिड्यूस्ड मास इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो तीसरा फैक्टर था दैट वाज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखें हम, इससे पहले अगर OH स्ट्रेचिंग, NH स्ट्रेचिंग और CH स्ट्रेचिंग देखें तो ये पोलैरिटी इस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बढ़ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ऐसे बढ़ रही है, तो ये इंटेंसिटी ऐसे इंक्रीज होगी। तो जब हम फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास दोनों की बात करते हैं तो हमें दोनों को एक साथ में लेना पड़ता है। हम इंडिविजुअली खाली मासेस के बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। जो तीसरा फैक्टर है दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हम पढ़ चुके हैं कि जो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है वो उस में वो वाइब्रेशंस जो हैं वो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग की वजह से हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है हायर वेव नंबर पर होती हैं क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और बेंडिंग वाइब्रेशंस कम कंपैरेटिवली पे। और स्ट्रेचिंग के अंदर भी जो एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है कोरिस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जांपल अगर CH2 का देखें तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अकर्स एट 2962 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, जबकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो 2853 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर होती है। तो हम पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड हुक्स लॉ के बेसिस के ऊपर पता कर सकते हैं। अब आइए इस एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी देखें कि इस इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है। एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल होएगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के अंदर, उतना ही ज्यादा इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतना इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा। से फॉर एग्जांपल ईथेन को ऑक्टेन से कंपेयर करें तो ऑक्टेन के अंदर हमें जो सिग्नल्स मिलेंगे या जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो ज़्यादा इंटेंस मिलेगा एज कंपेयर टू ईथेन, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ CH2 moieties आर मोर, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा। सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। हम पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन IR रेडिएशंस का तभी होगा जब कि मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा।
नेट डायपोल मोमेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि अगर ये डायपोल मोमेंट होगा तभी ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंटरैक्ट कर सकेंगे और आईआर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर डायपोल मोमेंट नहीं है, डायपोल मोमेंट चेंज नहीं है, तो फिर आईआर इनएक्टिव होंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट का चेंज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जाम्पल ले, अगर आइसोब्यूटाइलिन लें तो देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, नेट रिजल्ट जो है डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। और यहाँ देखें 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ नेट रिजल्ट डायपोल मोमेंट 0 है। तो ये जो आइसोब्यूटाइलिन है ये एब्जॉर्ब करता है, सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं 1640 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स पर, जबकि यहाँ पर कोई सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नहीं देखी जाती। दिस बिकम्स आईआर इनएक्टिव। तो ये जरूरी है कि डायपोल मोमेंट चेंज हो। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट चेंज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा इंटेंस एब्जॉर्प्शन भी होगा। अगर हम ये एब्जॉर्प्शंस कंपेयर करें सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग और सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग, तो हम देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी के कंपैरिजन में ये सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग जो है इसके अंदर हायर डायपोल मूवमेंट होगा, और इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है वो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। अब आइए नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। कितने बैंड्स हम ये पढ़ चुके हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा हमने देखा कि बहुत सारे बैंड्स दिखाई देते हैं, है ना। और ये बैंड्स एक तो हमें उस वजह से भी दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत सारे वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या हैं? मॉलिक्यूल के अंदर अगर आईआर रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद में वाइब्रेशनल मोशन होती है, कहाँ से कहाँ तक? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हमें एक इंटेंस पीक मिलती है या इंटेंस बैंड मिलता है जिसे हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं, है ना। 0 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जो एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक एब्जॉर्प्शन होता है, वो उसे हम फंडामेंटल बैंड्स कहते हैं। लेकिन अगर ये एब्जॉर्प्शन की वजह से हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, या हम कहें कि सेकेंड या हायर एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन होता है, तो हमें वीक बैंड्स मिलती हैं और इन वीक बैंड्स को हम ओवरटोन्स कहते हैं। तो हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी होंगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसे रिलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। मॉलिक्यूल के अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? किसी भी एटम के अंदर एक तरीके से 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं उसकी पोजीशन रिलेटिव टू अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करने के लिए। तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। अब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल 2 तरीके का हो सकता है, या तो लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर हमें वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे कर सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल जिसके अंदर n एटम्स हैं उसकी हमने कहा 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, और अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 के अंदर हम कहते हैं कि रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं ना। 3 of these degrees of freedom are rotational and 3 are translational। तो टोटल कितने थे? 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे। 3n डिग्रीज में से 3 तो रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, मतलब 6, और बाकी बचे हुए होंगे वाइब्रेशनल। तो हमें चाहिए वाइब्रेशनल।
which means remaining 3n minus 6 जो है that corresponds to vibrational degrees of freedom or fundamental vibrations. यानी किसी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करने हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 3n minus 6 where n is the number of atoms. वहीं लीनियर मॉलिक्यूल देखें तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल के लिए. क्यों? क्योंकि रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ लिनियरिटी डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम्स, और इसी कारण ये 3 की जगह 2 रोटेशनल हैं और 3 ट्रांसलेशनल हैं, यानी टोटल क्या हुआ, रोटेशनल ट्रांसलेशनल 5 हुए, बचे हुए वाइब्रेशनल. सो रिमेनिंग 3n minus 5 is the degree of freedom for vibrational degrees of freedom और fundamental vibration. इसको इस बात से समझते हैं, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता करनी है कि कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, और लीनियर का मतलब 3n minus 5 वाइब्रेशनल फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी. अगर हम कैलकुलेट करें 3 into 3 n is 3 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 minus 5 that comes to 4. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 4 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे. और इसी तरीके से हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, और C6H6 का मतलब 3 into n is 12, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो 12 3s are 36 minus 6 that makes 30, यानी 30 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी. ये तो थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट किया कि 30 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन सारी की सारी वाइब्रेशंस हमें दिखाई नहीं देती हैं. हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं बैंड्स, ये सारी की सारी हो सकता है कि IR रेंज के अंदर ही ना आए, या ये इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि ये IR रेंज के बाहर दिखाई दें, तो हम इन्हें स्टडी नहीं कर पाएंगे. इनके अंदर डायपोल मूवमेंट के अंदर चेंज नहीं हो तो ये IR इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना. इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या सिमेट्री एलिमेंट्स हो तो भी हमें एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिलेगा. ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस बहुत वीक हो तो हमें दिखाई नहीं देंगी. ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमारी रीजन जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे बाहर आए तो हमें दिखाई नहीं देंगी. बिसाइड्स ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो हैं, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के अलावा भी कई सारे वाइब्रेशंस दिखाई दे सकते हैं, जैसे ओवरटोन्स. ये हमने पढ़ा कि अगर ट्वाइस या थ्राइस लेवल के ऊपर एक्साइट हो जाते हैं तो हमें मिलते हैं ओवरटोन्स. और ये जो ओवरटोन्स हैं ये बहुत वीक एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, है ना. तो न्यू बार जो है वो बहुत वीक होता है फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन बैंड्स का, लेकिन ये अपीयर जैसे न्यू बार पे अगर हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन आ रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन जो है वो 2 न्यू बार पर और सेकेंड ओवरटोन हमारा 3 न्यू बार पे आ सकता है. लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं ये बहुत वीक होती हैं. ये कुछ एक केसेस के अंदर हमें हेल्प करती हैं एलुसिडेशन के अंदर, बट अदरवाइज ये बहुत वीक बैंड्स होती हैं. इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बैंड्स हो सकते हैं, यानी 2 वेव नंबर्स एक साथ पास में उनकी वेव नंबर हो तो वो एड अप हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और हमें एक नई पीक मिलती है, यानी 2 की जगह में एक ही कंबाइन हो गई. या डिफरेंस बैंड्स भी हो सकते हैं कि विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंस इन द वेव नंबर्स ऑफ 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस. तो ये न्यू 1 माइनस न्यू 2 बार, है ना. तो ये डिफरेंट पीक्स हमें मिल सकती हैं. फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो सकता है ऑब्सक्योर हो, हमें दिखाई नहीं दें सारी. ओवरटोन्स होते हैं, बैंड्स बढ़ जाते हैं. कॉम्बिनेशन बैंड्स हो सकते हैं, डिफरेंस बैंड्स हो सकते हैं. तो इसलिए हम थियोरेटिकली कैलकुलेट तो करते हैं कि कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो सकती हैं, परंतु हम देखते हैं कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते. एक और फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज फर्मीज रेजोनेंस. फर्मीज रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है, जब फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी
और जो ओवरटोन है उसकी एनर्जी आपस में पास होती है, या तो ओवरटोन हुआ या कॉम्बिनेशन बैंड हुआ। तो जो एनर्जी ट्रांसफर है ये फंडामेंटल वाइब्रेशन से ओवरटोन वाइब्रेशन में हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरटोन की इंटेंसिटी या कॉम्बिनेशन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और इस मैकेनिकल कपलिंग को, जो कि फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन के बीच में या कॉम्बिनेशन बैंड के बीच में हो रही है, इसे हम फर्मीज रेजोनेंस कहते हैं। ये फर्मीज रेजोनेंस कई केसेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अगर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर हमें ट्विन पीक दिखाई देती है 2870 और 2970 पे, और ये एक्चुअली फंडामेंटल वाइब्रेशन C डबल बॉन्ड O और फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ अल्फा मिथाइलिन ओवरटोन, एक्चुअली ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है ना, उसकी वजह से ये पीक आती है। और इनको देख करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। सो दीज आर डिफरेंट वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कितनी तरीके की और बैंड्स हो सकते हैं। थैंक यू।